की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद के कौशांबी से, और यहाँ जो बातें हुई हैं उन बातों में क्या कुछ निकल के आ रहा है, क्या कुछ ऐलान है, क्या कुछ फरमान है, और क्या कुछ यहाँ पर कहें तो आने वाले समय में एक चुनौती है मोदी सरकार के लिए, वो सब कुछ यहाँ बताया गया और उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ देर में हमारे साथी वरिष्ठ साथी शकील अख्तर जी जुड़ेंगे और पैनी निगाह रखे हुए हैं। है 7 चरणों में ये चुनाव होना है, जिसमें से पहला चरण जो है परसों है 19 तारीख को, और गाजियाबाद में तो नहीं है ये चुनाव अभी, क्योंकि गाजियाबाद में इसके बाद वाले फेज में है, 26 तारीख वाले में है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां यह है कि 8 सीटों पर जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है उसको भी कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश यहां से हुई होगी। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने बहुत ही सधे अंदाज में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है और तमाम उन सवालों का जवाब दिया है जिन सवालों से सत्तारूढ़ दल के कई नेता भागते हुए नजर आते हैं। आपसे जरा समझना चाहता हूं शकील जी कि क्या कुछ आप देख रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने क्या हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक बार फिर से दोनों का जो बॉडी लैंग्वेज और दोनों जिस अंदाज में यहां अपनी बात रख रहे थे, लग रहा था कि ये बहुत पहले का गठबंधन है और एक मैसेज देने की कोशिश आज रामनवमी के दिन कि उत्तर प्रदेश की खासकर जनता जो है वो इस इंडिया गठबंधन पर भरोसा क्यों करे। ये सारी बातें यहां दिखाई देती रही, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आज गाजियाबाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल और अखिलेश ने बता दिया कि इंडिया गठबंधन किस तरह मिलकर एकजुटता के साथ काम कर रहा है, और ये संदेश देना बहुत जरूरी था, कांग्रेस के लिए भी और गठबंधन के बाकी साथियों के लिए भी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहां से शुरुआत करी राहुल ने और ये मैसेज बहुत अच्छा गया है। यहां पे आपने देखा होगा कि दोनों कितनी अच्छी साझेदारी निभा रहे थे, जवाब दे रहे थे और पूरे आत्मविश्वास के साथ दे रहे थे। उनके पास कोई भी ऐसा छुपाने के लिए नहीं था जो सत्तारूढ़ पार्टी छुपाती है या जवाब देने से बचती है। राहुल ने साफ कहा कि उनके जो घोषणा पत्र है उसमें क्या है, 1 या 2 बातें हैं और जिनमें से एक चांद पर ले जाने की बात है, और हमारा घोषणा पत्र जो है वो गरीबी से लड़ने के लिए है, किसान को एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने के लिए है, रोजगार के लिए है, शिक्षा के लिए है। और इसी तरह अखिलेश ने बहुत अच्छे जवाब दिए और साफ कहा कि हम तो हमेशा से एक ही थे, कभी अलग होने की या कौन सा वो मूवमेंट था, ऐसी कोई बात नहीं है, और मिलकर साथ लड़ेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। और जब इसके बारे में लोगों ने सवाल पूछे तो राहुल का बड़ा साफ कहना था कि 10-15 दिन पहले तक मैं सोचता था कि 180 एनडीए को मिल सकती है, लेकिन अब ये संख्या 130 के आसपास है। ये जो आत्मविश्वास है यही इस चुनाव में बहुत बड़ा असर दिखाने वाला है। देखिए, आज जो सारी बातें कही राहुल ने और अखिलेश ने वो 3-4 बातों के इर्द गिर्द ही घूमती रही, और वो बातें क्या है, वो दरअसल जनता की बातें हैं। अब कांग्रेस और अखिलेश जो है उन बातों को कह रहे हैं जो जनता कह रही है। रोजगार से बड़ा मुद्दा कोई है ही नहीं। किसी भी आप गांव में चले जाइए, शहर में चले जाइए, मेट्रो में, बस में, ट्रेन में, हर जगह लोग यही बात कर रहे हैं कि अग्निवीर ने हमारे लड़कों को बर्बाद कर दिया जी। 4 साल बाद वो वापस आ जाएंगे, उनका जाना हमको लग ही नहीं रहा। इतनी मेहनत करी, 4 साल तो उन्होंने मेहनत तो बिता दी है, सुबह 4 बजे से दौड़ दौड़ के, और नौकरी लगी है तो 4 साल की। 4 साल बाद वापस आके वो क्या करेंगे? इससे तो अच्छा है कि अभी वो रह ले यहां पे। भारतीय सेना के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है, युवकों के लिए तो है ही नहीं, सेना के लिए भी अच्छी बात नहीं है कि पहली बार ये सवाल गांव में पैदा हो गया कि लड़के हमारे क्यों जाएं। इससे पहले सवाल ये होता था गांव में कि लड़का क्यों नहीं जाएगा। बाप उठाता था सुई सुई लड़के को, चल बेटा दौड़, चल मैं भी चल रहा हूं तेरे साथ।
शुरुआती जो प्रैक्टिस कराई जाती थी टीनेज लड़कों को, तो उसमें बड़ा भाई या पिता साथ जाया करते थे। लड़कों के पेड़ पे रस्सी बांध के उन्हें एक्सरसाइज कराई जाती थी। उनकी एक्सरसाइज के गांव में साधन जुटाए जाते थे। और आज अगर लड़का करता है तो बाप की कोशिश या बड़े भाई की कोशिश होती है कि इसका ध्यान यहां से हटाएं, खेती में लगाएं जी, भैंस पालने में लगाएं, दूसरे कामों में लगाएं। तो आज स्थिति बहुत गंभीर है और इसको राहुल ने बहुत अच्छी तरह पत्रकारों के सामने रखा है और पत्रकारों के सामने रखा है। जी शकील जी, यहाँ पे 2-3 सवाल और पूछे गए राहुल गांधी से। एक सवाल जिसमें शुरुआत में उन्होंने कह दिया कि मुझे पता है कि कुछ बीजेपी वाले सवाल पूछे जाएंगे। आपको याद होगा जैसे ही शुरुआत हो रही थी उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि कुछ बीजेपी वाले सवाल पूछे जाएंगे, और जैसे ही उनसे यह सवाल पूछा गया कि आप वायनाड क्यों चले गए, अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये बीजेपी वाले सवाल हैं। लेकिन राहुल गांधी ने यहां घेरने की कोशिश इस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी की। उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी आपने देखा एक बहुत ही नीरस लंबा इंटरव्यू उन्होंने एएनआई को दिया है, और इलेक्टोरल बॉन्ड को राहुल गांधी ने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा उगाही स्कीम बता दिया। तो ये सब जो बातें हैं ये कहां तक, कितनी दूर तक जाएंगी? क्या कुछ लगता है आपको कि आने वाले समय में राहुल गांधी अखिलेश यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें अखिलेश यादव कह रहे थे कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक एक हवा चल रही है और यह हवा इंडिया गठबंधन के नाम पे है, और ये तो इंडिया कहने से भी कतराते हैं, इंडिया INDIA इंडिया होता है या इंडी होता है, ये तो इंडिया तक नहीं कह पाते हैं। ये सारी बातें एक सीधा आज सुबह रामनवमी का दिन एक जबरदस्त हमला के रूप में इसे देखा जाए। और सबसे बड़ी बात कि क्या राहुल गांधी पहले से ये मीडिया के ऊपर भी जो उन्होंने अभी कहा वो बताने की कोशिश की आप कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी करते रहिए, सरकार हमारी बनने जा रही है और हमको पता है कि कौन क्या कहने जा रहा है, कौन क्या सवाल पूछने जा रहा है। आप बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप अटेंड करते हैं शकील जी, इस सवाल का जवाब जरूर चाहूंगा कि कैसे इसको देखा जाए। राहुल गांधी क्या पहले से अब समझने लगे हैं कि कौन देश के साथ वाला मीडिया है और कौन मीडिया के साथ वाला मोदी और बीजेपी के साथ वाला मीडिया है? वायनाड कहां पे है? भारत में ही है ना, भारत का ही एक हिस्सा है। ये सवाल जो है निश्चित ही रूप से प्रायोजित होते हैं और ये देश के लिए अच्छे नहीं होते हैं। उल्टा आरोप मोदी जी कांग्रेस पे लगाते हैं कि दक्षिण उत्तर का भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन ये करवाए यहां जा रहे हैं। इंदिरा गांधी भी दक्षिण से लड़ी है, सोनिया गांधी भी लड़ी है दक्षिण से। दक्षिण और उत्तर हमेशा से भारत का हिस्सा है, एक भारत है। इसमें इस तरह के सवाल उठाना कि कौन कहां से चुनाव लड़ता है, अरे ये तो अच्छी बात है, क्या बुराई है? आप भी जाके लड़ लीजिए। 131 सीटें हैं दक्षिण में। इस बार देखते हैं कि भाजपा को कितनी आती हैं। भाजपा का विस्तार वहां क्यों नहीं हो पा रहा? जिस वायनाड का जिक्र हो रहा है वो केरल में है। उस केरल के अंदर बीजेपी की एक सीट भी नहीं आ रही है, न एक सीट है। क्यों? ये सवाल कोई बीजेपी के नेताओं से पूछ सकता है? एक भी पत्रकार कि भाई आप एक बात बता दीजिए, इतनी पुरानी पार्टी हैं आप, एक भी सीट आपकी केरल में आज तक क्यों नहीं आ रही है? आपने काम क्यों नहीं किया? क्या काम किया आपने वहां पे? या तमिलनाडु में आपकी स्थिति क्या है? आपका वहां विस्तार क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, केरल हिंदुस्तान का एकमात्र प्रदेश ऐसे है जहां पे शिक्षा का प्रतिशत सबसे ज्यादा, स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे ज्यादा। आज जो बच्चों को पौष्टिक आहार होता है उसका दर सबसे ऊपर वहां पे। जो जीवन की उम्र होती है, एक्सेप्टेंसी, वो सबसे ज्यादा वहां पे। केरल ऐसे ही नहीं बन गया है, केरल मेहनत से बना है, वैज्ञानिक सोच से बना है। आज यहां से जो लोग जाके कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को केरल नहीं बनने देंगे, अरे पूरे देश की जनता चाहती है कि केरल बन जाए। केरल में अभी आप भी थे, हम लोग गए हुए थे वहां पे, होटल में बाहर रात को महिलाएं किस तरह घूमती हैं वहां पे। यहां पे दावे करते हैं कि यूपी में रात को 12 बजे भी महिलाएं पूरे गहने पहन के घूम सकती हैं।
क्या यहां पे स्थितियां ऐसी हैं? कानून व्यवस्था की स्थिति, रोज अखबार भरे पड़े रहते हैं, लेकिन दावे वो वही करते हैं। अभी वो दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस ये कर रही है, ममता बनर्जी ये कर रही है, अखिलेश ये कर रहे हैं, जबकि वो ही सारे काम वो करते हैं। दरअसल मीडिया के बारे में आज राहुल ने बहुत सही कहा कि यहां पे जो विविधता होना चाहिए वो विविधता नहीं है। केवल एक ही सोच के लोग यहां इकट्ठे हो गए हैं, और ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। उन्होंने पूछा कि कितने मीडिया के मालिक जो हैं उनमें विविधता है, अलग अलग जाति समुदाय से आते हैं, और अखिलेश ने इस बात को कहा कि इसीलिए हम जाति गणना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि हम जाति गणना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। देश में हर जगह विविधता होना चाहिए। आज जो बात हो रही है, मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है संविधान के विरोध में काम कर रही। बीजेपी के चुनाव लड़ने वाले लोग जो है, प्रत्याशी जो है, वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं और वो कांग्रेस पे लगा रहे हैं। वो इसका मतलब यह है कि जनता को बिल्कुल सोया हुआ या जनता को बिल्कुल भोला समझ रखा है कि आप कुछ भी कहो वो मान जाएगी। वो मान जाएगी 1900 से 2047 के सपनों को कि 2047 में हम आपको ये देंगे। आज आपने देखा होगा पूरे पेज का एड है बीजेपी का सारे अखबारों में, उसमें कहीं रोजगार की बात दिख रही है? नहीं। जनता को पढ़ना चाहिए ये सारी चीजें कि कहीं उसमें दिख रहा है कि रोजगार हम ऐसे देंगे, या हम जो है महंगाई को इस तरह खत्म करेंगे, या जो राहुल ने कहा या कांग्रेस ने कहा कक्षा 1 से लेकर 12 तक फ्री शिक्षा, तो हम फ्री शिक्षा देंगे। ये सारे मुद्दे हैं चुनाव के। अब इनको डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश की जाएगी। परसों पहले चरण का मतदान है और आप देखेंगे कि बहुत तेज होता चला जाएगा। राहुल से, तेजस्वी से, अखिलेश से, इन सब से ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन राहुल का कॉन्फिडेंस था, तेजस्वी का कॉन्फिडेंस था, उन्होंने सारे सवालों के बहुत सही जवाब दिए। और उल्टे मीडिया से पूछा उन्होंने क्या दीजिए। आप देखते जाएंगे कि जिस तरह चुनाव आगे बढ़ता जाएगा उस तरह जो है रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, सरकारी शिक्षा और सरकारी चिकित्सा, अग्निवीर, ये सारे मुद्दे सबसे ज्यादा उभर के सामने आ जाएंगे और बाकी कोई और मुद्दा नहीं चलेगा। जी, बहुत सारी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई हैं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख भी रहे हैं। हम दोनों के बीच में जो स्क्रीन पे आप संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये इसी एनसीआर में गाजियाबाद में कौशाम्बी है, वहीं एक होटल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने खुलकर अपनी बातें रखी हैं और सीधा हमला बोला है नरेंद्र मोदी की सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर, और क्या कुछ कर रहे हैं मोदी। एक्सटॉर्शन की बात जो लगातार राहुल गांधी खासकर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कहते आए हैं, उस पर भी उन्होंने अपनी पूरी बात रखी और यहां से एक मैसेज देने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से भी कि हम आ रहे हैं। ये बात वो बार बार बता रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। और आज जब दोनों, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो ये 7 साल पुराने अखिलेश यादव नजर नहीं आ रहे थे। जरा इस पे भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा शकील जी कि आज से 7 साल पहले की कहानी कुछ और थी और अब क्या आपको भी लगता है कि कहानी कुछ और है? दोनों नेता अब परिपक्व हो चुके हैं। जो पहले यूपी के लड़के जो थे वो यूपी के मर्द बन चुके हैं, ये कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि राजनीति में जो कुछ चाहिए, जो फ्लेवर चाहिए, जो कलेवर चाहिए, जो तेवर चाहिए, वो क्या यहां दिखाई दे रहा है। और यहां से जो एक दावे कर रहे हैं, एक ऐसा दावा अखिलेश यादव की तरफ से कि हम G20 नहीं हैं, जिसमें सिर्फ 20 है, बाकी 0 हैं। और उसके अलावा गाजियाबाद से गाजीपुर तक देखिए, आने जैसे ही ये चुनाव शुरू होने दीजिए, हम यहां बिल्कुल जीतने जा रहे हैं, हमारी हवा, इंडिया की हवा बढ़ने जा रही है। G20 में उन्होंने कहा कि 20 का जो 2 है वो सिर्फ यहां 2 हैं, बाकी 0 हैं। और इसका अर्थ उन्होंने पत्रकारों को यह भी कहा कि शायद इसका अर्थ आप अभी नहीं समझ पाए।
लेकिन जो समझने वाले हैं वो तो समझ लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात शकील जी कि ये दोनों यूपी के लड़के 7 साल बाद फिर मिलते हैं, लेकिन पहले वाली जो इनकी मुलाकात ही नहीं, उस समय जो दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे उस पर बहुत सारे तंज कसे गए नरेंद्र मोदी की तरफ से, लेकिन आज की तारीख में भी वही काम हो रहा है और पिछली बातों को दिखाया जा रहा है। कितना कॉन्फिडेंट माना जाए और जो दावे इनके हैं उन दावों में कितना दम माना जाए कि इस बार का चुनाव हम जीतने जा रहे हैं? देखिए, हम थोड़ा पीछे से आपको बताते हैं। राहुल गांधी 2004 में अमेठी से पहला चुनाव जीते और उसके बाद 2007 में यूपी में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। राहुल ने 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव में बहुत मेहनत की। उस वक्त वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में गए। वैसी मेहनत अपने आप में भारतीय राजनीति में बिल्कुल नई चीज थी, क्योंकि हमने उसको कवर किया है और हमारे साथ आज के बहुत सारे पत्रकार दोस्त हैं, उन सबको याद होगा, उन्होंने कवर किया है कि किस तरह रात दिन हम लोग गाड़ी में रहते थे और राहुल के साथ में एक एक गांव, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक एक जगह जाया करते थे उनके पीछे। लेकिन उस चुनाव में राहुल को या कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। वो जो चुनाव था वो मायावती का चुनाव था और 2007 के चुनाव में मायावती पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ गई थी। लेकिन कांग्रेस में मेहनत करने की नींव, यूपी में मेहनत करने की नींव राहुल ने उसी चुनाव से डाल दी थी। कांग्रेसियों को उसका फायदा उठाना चाहिए था, वो नहीं उठा पाए उतना। और उसके बाद जो आप अखिलेश का जिक्र कर रहे थे, तो अखिलेश ने उसी तरह से 2012 से पहले यूपी में मेहनत करी। वो साइकिल यात्राएं उन्होंने 2012 से पहले निकाली थी, मायावती का शासन था और 2012 में अखिलेश की मेहनत सफल हुई और वो सत्ता में वापस आए, मतलब मुलायम के बाद वो मुख्यमंत्री बने। तो ये मेहनत जो है अखिलेश और राहुल लगातार यूपी में करते रहे हैं। और अब आप जो कह रहे थे कि परिपक्व हो गए हैं, ये तो परिपक्व हैं। इनके कार्यकर्ताओं को या पार्टी को थोड़ा मजबूत होने की और एकजुटता दिखाने की जरूरत है। दोनों पार्टियां अगर इसी तरह एक होकर काम करती रही तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसी चुनाव में दे देंगी वो। क्योंकि जिस पीडीए का जिक्र बार बार अखिलेश करते हैं, वो पीडीए एक बड़ा अच्छा यहां पे गठबंधन है। पीडीए का मतलब जो है उनका अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित, पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक, पीडीए। ये जो पीडीए जो है ये एक बड़ा मजबूत वहां पे संगठन बन के खड़ा हुआ है और ये इस बार काम करेगा। आप देख रहे हैं कि जगह जगह इस बात को छुपाने की बहुत कोशिश की जा रही है। हम अखबार देख रहे थे, अब अखबार लिखने लगे हैं साफ साफ। आज ही मेरठ की खबर हम देख रहे थे, अखबार में है छपी हुई कि राजपूतों ने कहा कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इससे पहले क्या कभी ऐसा हुआ? देखिए, विभाजन की राजनीति का यह अवश्यंभावी परिणाम था। हम बहुत दिनों से कह रहे हैं कि तुम विभाजन और नफरत की राजनीति फैला रहे हो, ये एक जगह जाके नहीं रुकेगी। ये वो आग है कि तुमने जला के सोचा कि इसी एक दिशा में चली जाएगी, ऐसा संभव है ही नहीं। अब वो सब दिशाओं में जा रही है, कोई नहीं कह सकता। और शुरू शुरू में बीजेपी के लोगों ने कहा, बीजेपी का जो भक्त समुदाय है उसने कहा, मीडिया ने कहा कि साहब हो ही नहीं सकता कि राजपूत विरोध में चले जाए। आज अखबार भरे पड़े हैं सारे के सारे, और जो मेन मीडिया है, उस मेन मीडिया के जो मेन एंकर हैं और मेन पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं, वो स्टोरी कर रहे हैं इसके ऊपर। तब तो कोई छुपी हुई बात है नहीं है ये कहीं से भी। तो ये आप ही ने पैदा किया था, पहले धर्म धर्म के बीच में, फिर जाति जाति के बीच में, सवर्ण और पिछड़े के बीच में। आखिर ये बात यूपी का यादव या यूपी का पिछड़ा कैसे भूल सकते हैं? खुद अखिलेश ने याद दिलाई कि मेरे मुख्यमंत्री निवास खाली करने के बाद उस मुख्यमंत्री निवास को आपने गंगाजल से धोया क्यों? क्योंकि आपका यह मानना था कि मेरे एक पिछड़े के रहने से वो पवित्र हो गया। टोटी चोर, कितनी मतलब निचले स्तर पे जाके ये आरोप लगाए गए थे, उसे आज भी मजाक में ये लोग कहते हैं।
तो ये सारी चीजें अब दिखने लगी हैं और इसका असर इस चुनाव में बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और अखिलेश यही दो मेन पार्टियां हैं यूपी में की। ये लोग जो है समग्रता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, समावेशी रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। न ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, न ये जाति की बात कर रहे हैं, न ये बांटने की बात कर रहे हैं। ये लोग बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, ये लोग बात कर रहे हैं महंगाई की, ये लोग बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की। और आप देखेंगे कि इन्हीं मुद्दों पर यह चुनाव होने वाला है। कोई भी नकली राष्ट्रवाद का मुद्दा कैसे चलेगा? चीन लगातार जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है। लद्दाख के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, अरुणाचल के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, आपके अपने एमपी कह रहे हैं बीजेपी के जो अरुणाचल के और लद्दाख के, तब भी आप नहीं सुन रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं है वहां पे। तो राष्ट्रवाद तो चलेगा नहीं। राष्ट्रवाद तो तब चलता जब आप चीन को जवाब दे सकते। चीन को जवाब तो राहुल गांधी दे रहे हैं जी, दम से दे रहे हैं। अपने घोषणा पत्र में लिखा है कांग्रेस ने, वो घोषणा पत्र जो दुनिया भर में पढ़ा जाता है अंग्रेजी में, सब पढ़ रहे हैं उसको। उन्होंने लिखा कि चीन के घुसपैठ का जवाब आप खाली नारों से चिल्ला चिल्ला के अपनी छाती पीट पीट के नहीं दे सकते। उसके लिए तैयारी करना पड़ेगी, सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा करना पड़ेगी। ये लिखा है उसमें घोषणा पत्र में। सब जगह मैसेज चला गया कि बीजेपी कर नहीं पा रही है और राहुल का दावा है और वादा है कि वो करके दिखाएगा। तो चुनाव में अब यही सारे मुद्दे चलेंगे, और चाहे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे बीजेपी के भाषण हो, और चाहे माहौल बनाने की बात हो, वो उसी तरह करा जाएगा कि जिसमें असली मुद्दे दब जाए। आज सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि असली मुद्दों को किस तरह दबाया जा सकता है। आप देखिए कि कोरोना के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है जी। क्या लोग कोरोना की दुखदाई यादों को भूल जाएंगे? कैसा वक्त था वो? सरकार का काम था सिलेंडर देना, ऑक्सीजन। सरकार ने मना कर दिया, कांग्रेस पहुंचाते रहे। बीजेपी के लोगों तक ने मांगा, दूतावास के लोगों तक मांगा, विदेशी लोगों ने, और कांग्रेस के लोगों ने उसे पहुंचाया। एक इंजेक्शन हुआ करता था उन दिनों, जीवनदायी इंजेक्शन कहते थे इसको, शायद रेमडेसिविर जी, वो प्रियंका गांधी ने पहुंचाया लोगों के पास। वो नहीं मिलता था, अस्पताल में बेड नहीं मिलते थे। क्या लोग भूल जाएंगे? कौन सा घर ऐसा था जिसने कोरोना को नहीं भुगता हो? जो प्राइवेट अस्पताल में चला गया वो लुट गया। कोई वापस आया, कोई वापस नहीं आया, और जो वापस आया तो बर्बाद हो गया आया। तो लोग भूल सकते थे उन यादों को अगर सरकार कोरोना के बाद सरकारी चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने पर काम कर देती। लेकिन हुआ क्या कि अभी राजभर जी की माता जी का देहांत हो गया लखनऊ में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, लाखों रुपए ले लिए। जी। ये मंत्री है राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर, उत्तर प्रदेश सरकार के। हम नहीं कह रहे, उनका बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है जी। कि लूट लिया। वो मान नहीं रही मेरी। और उन्होंने क्या कहा फिर साथ में कि सरकारी चिकित्सा व्यवस्था की हालत खराब है यूपी में, लखनऊ में, इसीलिए मैं लखनऊ में सरकारी जगह नहीं ले गया, प्राइवेट में ले गया। अब आप समझ जाइए, अगर लखनऊ के अंदर सरकारी चिकित्सा व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है तो कहां होगी? तो ये अगर कर देती सरकार, केंद्र सरकार, या जिसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो शायद जनता अपने कोरोना के दुख थोड़े भूल जाती। आज जनता खामोश है, लेकिन क्या इस चुनाव में कोरोना की यादों के साथ वोट डालने नहीं जाएगी? जाएगी। उसे वो सारी की सारी यादें हैं। ये मीडिया जो आज बात कर रहा है, ठीक है, मीडिया के कितने लोग इसमें नहीं रहे? मीडिया के लोगों ने आत्महत्याएं करी, उनकी नौकरियां चली गई। फील्ड में वो जाते थे काम करने के लिए, उन्हें पहुंचाया जाता था कैमरामैन, फोटोग्राफर, रिपोर्टर, और जब कोरोना हो जाता था तो मैनेजमेंट हाथ झाड़ लेता था। कहां जाएं वो भर्ती होने के लिए? कौन भर्ती कर रहा है? सबको मालूम है कि कितना कितना बुरा वक्त था। और अगर आदमी मर जाए तो शमशान घाट में लाइन लगी हुई है, वहां भी व्यवस्था नहीं है। इतनी ज्यादा अव्यवस्था, और उसका दोष किसके ऊपर रखा गया? कि अलग सिस्टम का है। एब्सर्ड चीज, अमूर्त। सिस्टम क्या होता है? सरकार ही सिस्टम है, सिस्टम ही सरकार है। और मीडिया ने कहना शुरू कर दिया सिस्टम का दोष। और याद होगा आपको कि यहां तक कहा गया कि जो कोरोना में मर रहे हैं वो सीधे मोक्ष को प्राप्त करेंगे।
जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप मरिए, आराम से मरिए, ये मरने का सबसे अच्छा मौका है। एक ये बात हालत बताइए, थी। एक बात बताइए शकील जी, कि जो अभी अखिलेश यादव कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा पूरे देश में फैलेगी। आप चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, इस उस हिसाब से भी आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदलाव की हवा दिखाई दे रही है? में जो वोटर है वो कौन है? किसान है। किसान के लिए कांग्रेस ने एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात की है, और डबल इंजन की सरकार ने उनके लिए कील कांटे सड़कों पे लगाए थे। जी दूसरी बार, क्या आप दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाए? मतलब दिल्ली, जैसे वायनाड का सवाल कर रहे हैं कि वायनाड क्यों गए, ऐसे ही सवाल दिल्ली का है। वायनाड छोड़िए, दिल्ली का सवाल कि आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं? किसानों से यह सवाल किया जा रहा था कि आप दिल्ली नहीं जा सकते, आप वायनाड तो छोड़ दीजिए, आप कि वायनाड क्यों गए। तो दिल्ली आने पर पाबंदी थी, इसलिए जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है बहुत ही उबल रहा है इस वक्त। और वहां पे जो है जनता बड़े खुले तौर पर, वहां दोनों दल लड़ रहे हैं, मुख्यतः तो समाजवादी पार्टी है, उनके साथ जाती हुई दिख रही है। क्योंकि वहां पे कोई भी जो हिंदू मुस्लिम के पास था क्या? जाति का मुद्दा, जाट को गैर जाट से लड़ा दो, गुजर को गैर गुजर से लड़ा दो, जी वो सब अब नहीं चल रहा है। अब तो लोग इस आधार पे एक हो रहे हैं कि इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारे सबसे ज्यादा लड़के आर्मी में जाते थे। सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाते थे ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तर नहीं जाते थे, आपको मालूम है। तो वो लड़के आज कहां जा पा रहे हैं? गांव गांव में आज आप कहीं पे भी चले जाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो वहां आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहां पे फौज में इतने रिटायर्ड लोग अभी भी हैं, रहते थे, बड़े बड़े अफसर रहते थे, सिपाही हवलदार रहते थे। तो अब जो है वो सारा का सारा सिलसिला बंद हो गया, तो लोगों में गुस्सा क्यों नहीं होगा? खेती का कुछ मिल नहीं रहा है, खेती में खाद महंगी कर दी आपने, बीज महंगा कर दिया आपने, सिंचाई महंगी कर दी, बिजली मिल नहीं रही है, खेती कैसे होगी? दूसरा साधन क्या था कि लड़के नौकरी में जाते थे, तो नौकरी तो पूरी तरह बंद है। फोर्सेस में जाते थे, पुलिस में जाते थे, बीएसएफ में जाते थे, सीआरपी में जाते थे, आर्मी में जाते थे, दूसरी फोर्स में जाते थे। मेहनत कश के लड़के थे, किसानों के लड़के थे, मेहनत करते थे, इसी तरह की नौकरियों को ज्यादा पसंद करते थे वो लोग। वो नौकरियां तो बंद है सारी की सारी। अभी जो अखिलेश ने कहा, आपने सुना होगा, इससे पहले वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे वो पुलिस के सिपाहियों से कि कुछ दिनों बाद मुझे डर लग रहा है कि आपकी भर्ती भी ऐसे ना आ जाए अग्निवीरों की तरह 4 साल की। कोई बड़ी बात नहीं है कि पुलिस भी प्राइवेट भर्ती के लिए जान लगेगी। जी। तो ये सारे के सारे गंभीर सवाल हैं, इसलिए अखिलेश का कहना बहुत सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा जो है वो पूरे देश में जाएगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है उसमें ये बात बहुत तेजी के साथ करी जा रही है कि न तो किसान का न जवान का, तो भाई तू किसका है? सरकार से कहते हैं वो, जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कहते हैं कि न किसान का और न जवान का, तो किसका है? हमारे यहां तो किसान होते हैं और जवान होते हैं, दो ही लोग होते हैं। तो इसलिए अखिलेश का यह कहना बहुत महत्वपूर्ण है, और अखिलेश और राहुल गांधी जो है वो आज जनता की नब्ज को ठीक से पकड़ रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल शकील जी, बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्तों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है गाजियाबाद के कौशाम्बी में, और यहां से कहा जा रहा है एक दावा अखिलेश यादव की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से कि सरकार हमारी बनने जा रही, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और जो हवा यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है वो पूरे देश में फैल रही है। अखिलेश यादव जहां पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात, पीडीए की बात कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी एक समग्र विकास की बात कर रहे हैं, और दोनों मिलकर
मिलकर इस देश में एक नई दिशा, राजनीति की नई दिशा दिखाने और देने की कोशिश, और इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर तमाम मसलों पर राहुल गांधी ने अपनी बातें रखी, और वैसे ही अखिलेश यादव ने भी जमकर घेरने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देने की, आज रामनवमी के दिन एक पैगाम देने की कोशिश दोनों नेताओं की तरफ से कि हम दोनों साथ साथ हैं, और पहले दौर का इलेक्शन जो है, पहले दौर का मतदान या वोटिंग कह लें, वो परसों से शुरू परसों है पहले दौर का, और उसके बाद फिर 26 तारीख को, उसके बाद फिर ऐसे ही अगले क्रम में, और 1 जून तक 7वां चुनाव, मतलब 7वां फेज जो है वो होना है, और 4 जून को रिजल्ट आना है। लेकिन उससे पहले अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में जिस ढंग से इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जिस मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, इस चुनाव में जिस मुस्तैदी के साथ कांग्रेस पार्टी लगी हुई है, उससे साफ नजर आ रहा है कि चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, या उत्तर हो, या दक्षिण हो, हर तरफ, क्योंकि यहां से अब राहुल गांधी सीधे निकल गए कर्नाटका। आज उनकी कर्नाटका में रोड शो उनका है, और ज्वाइंट रैली भी है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। तो और फिर इसी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में इधर प्रियंका गांधी की रोड शो की सभा भी है, रोड शो भी है उनका। तो ये तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के अलग अलग ढंग से अलग अलग राज्यों में। और सबसे मजेदार चीज, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा शकील अख्तर जी, कि मजेदार तथ्य यहां नजर आ रहा है कि एक अकेला, और अभी कह भी रहे थे राहुल गांधी कि आप देखिए वहां बात करते हैं, वहां सिर्फ एक तस्वीर दिखाई देती है हर जगह, चाहे आप रोड पे रहें, चाहे अखबार में रहें, जहां भी विज्ञापन, अभी आप अखबारों के विज्ञापन की बात कर रहे थे, हर जगह एक ही तस्वीर दिखाई देती है। लेकिन यहां हर राज्य में अलग अलग तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, तो बिहार में जाइए तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तमाम नेता वहां पे हैं, वाम दल भी हैं वहां, और वैसे ही आप अगर दिल्ली आइए तो अरविंद केजरीवाल और तमाम उनके घटक दल हैं। आप दक्षिण जाइए तो वहां डीएमके के नेता, वहां के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के जो एमके स्टालिन हैं। तो हर राज्य में आपको अलग अलग मिल जाएंगे नेता इंडिया गठबंधन के, चाहे पश्चिम बंगाल जाइए, चाहे आप पंजाब जाइए, हर जगह। लेकिन यहां एक अकेला जो पहले से दावा करते रहे, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, सदन के अंदर भी कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी, बाहर कहते हैं 56 इंच का सीना, और इन सब को देखा जाए तो क्या अब जनता जो है इस चुनाव में, क्योंकि बहुत जनता जो है वो साइलेंट भी है, चुपचाप है, और जब चुपचाप रहती है, वोटर्स चुपचाप रहते हैं, तो एक परिवर्तन के बारे में भी बताया जाता है। क्या इन सब को देखा जाए तो एक बहुत मजबूत चक्रव्यूह की रचना कर दी है यहां इंडिया गठबंधन ने, ये माना जाए? जिक्र किया तो हम कोशिश करते हैं ये अखबार दिखाने की आपको। यहाँ पे ये आज के अखबार का विज्ञापन है, ये पूरा जी दिख रहा होगा हमारे ख्याल में, स्क्रीन पे आ रहा होगा ये। जी जी, ये आ रहा है बिल्कुल। मोदी जी सिर्फ अकेले का फोटो है इसमें, सारे अखबारों में, सारे अखबार हमारे पास रखे हैं, बहुत सारे अखबार दिखा सकते हैं आपको, ये जी अलग अलग बहुत सारे अखबार हमारे पास रखे हुए हैं। तो एक फोटो है खाली मोदी जी का, और एक ही नाम है मोदी की गारंटी। नड्डा जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका भी फोटो कहीं नहीं है। बाकी अमित शाह जी का और किसी और का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आज ये जो चुनाव हो रहा है, इस पे जनता की भी निगाहें हैं, कांग्रेस की भी है, इंडिया गठबंधन की भी है, सब लोगों की है, लेकिन बीजेपी के नेताओं की भी है। अगर ये चुनाव मोदी जी जीत गए तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं बीजेपी के जो अब मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, उमा भारती, विनय कटियार, तोगड़िया की गति को प्राप्त हो जाएंगे। आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह जी आजकल कितना जोर जोर से बोल रहे हैं। इतने जोर जोर से बोलने वाले आदमी नहीं है, डरे हुए हैं अंदर से। 2014 से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, किस तरह बचाए हुए हैं, उनके लड़के के ऊपर हो रहे हैं, पंकज सिंह पर। और अब सबको मालूम है कि अगर तीसरी बार आ गए तो फिर कोई नेता नहीं रहेगा जी। एक और नई टीम मोदी जी बनाएंगे अपनी। बीजेपी के नेता ज्यादातर विपक्ष में रहे, लेकिन हनक के साथ रहे। हमने देखा, आपने देखा, सबने देखा कि विपक्ष में रहते हुए भी बीजेपी के सारे नेताओं का एक जलवा हुआ करता था, एक हनक हुआ करती थी, उनके काम होते थे, उनके लोगों के काम होते थे। आज सत्ता में 10 साल से
लेकिन मोदी जी या एक या दो और नेताओं के अलावा कोई नेता ये कह सकता है कि मेरी सरकार? नो। अखबार में अभी जो एड देख रहे हैं उसमें साफ लिखा है कि मोदी की गारंटी, और नीचे लिखा हुआ ये भी दिखा देते हैं हम, फिर एक बार मोदी सरकार। ये दिख रहा होगा आपको, देख लीजिए आप। बिल्कुल दिख रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार, ये दिख रहे, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। बिल्कुल दिख रहा है। भाजपा सरकार लिखा है कहीं? कहीं नहीं है। हमने सारे अखबार देख लिए, विज्ञापन तो एक ही होता है, फिर भी हमने देखे कि शायद कहीं लिखा हो, किसी में चेंज करके लिख दिया हो। तो मोदी सरकार है, मोदी की गारंटी है, मोदी जी का फोटो है। तो बीजेपी के नेताओं के मन में भी ये है कि 10 साल सरकार तो आ गई, लेकिन हमारा जो जलवा था, जो भोकाल था, जो हनक थी, वो कहां है? कौन पूछ रहा है आज हमको? हम तो आज ये कह भी नहीं सकते मीडिया के सामने कि मेरी सरकार, हमारी सरकार, भाजपा की सरकार नहीं कह सकता कोई। कह के दिखा दे कि भाजपा की सरकार, मोदी सरकार ही कहना पड़ रहा है। तो ये भी सवाल है। इसीलिए इन चुनावों में बीजेपी के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि देखिए क्या होता है। सिर्फ मोदी जी लड़ रहे हैं अकेले, और वो हर जगह कह भी रहे हैं मैं, मोदी मोदी मोदी। राहुल तो बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, खड़गे जी की, अपने बाकी नेताओं की। इस तरह अखिलेश यादव भी करते हैं, तेजस्वी भी करते हैं, स्टालिन भी करते हैं, उद्धव ठाकरे भी करते हैं, जनता की भी बात करते हैं जी। लेकिन मोदी जी आज उस स्थिति में पहुंच गए हैं। और देखिए, मोदी जी नहीं पहुंचे, ये दुनिया में इतिहास है पूरा, ऐसा होता रहा है। कई नेताओं के साथ हुआ है कि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब वही हमेशा सत्ता में रहेंगे। 2047 की बात करने का क्या मतलब है? 23 साल बाद की बात कर रहे हैं ना मोदी जी। तो ये लगने लगता है कि हम ही रहेंगे, लेकिन हमेशा इतिहास ने बताया है कि ऐसा होता नहीं है जी। वक्त तो बदलता है, वो कब बदल जाए वो किसी को मालूम नहीं होता है। तो इसलिए जो है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो जनता के मन में भी हैं। जनता भोली तो हो सकती है, हिंदुस्तान की है भी भोली, पर बेवकूफ नहीं हो सकती। अपने ऊपर सारे दुख झेल सकती है, वो माँ बाप झेल भी लेते हैं, लेकिन बच्चों का दुख उनसे नहीं झेला जाता। लड़के जब ओवर एज हो रहे हैं तो कोई माँ बाप के दिल से पूछे उन पे क्या गुजर रही है, कि करेगा क्या ये? 10 साल हो गए, जब सरकार आई थी तो 24-25 का था, आज 35 का हो गया। जी बिल्कुल। और उसके 23 साल बाद तो ये सीनियर सिटीजन हो जाएगा, वरिष्ठ नागरिक, 60 के आसपास पहुंच जाएगा। तो क्या होगा? तो कह रहे 60 साल के बाद ये होगा, वो होगा, विकसित भारत होगा। आज का लड़का जो 2014 में 25 का था, वो 2047 में 60 से ऊपर जा रहा है। ये सारे सवाल हैं, और इसीलिए राहुल और अखिलेश इन सवालों को एड्रेस कर रहे हैं। दूसरी जगह दूसरे नेता कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, स्टालिन कर रहे हैं, ममता बनर्जी कर रही है, हर नेता कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जनता के साथ में संपर्क है। आज मोदी जी बात तो मन की करते हैं, रेडियो में बोलते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, लेकिन क्या उनका संपर्क अब जनता से बचा हुआ है? कहना बहुत मुश्किल है। ये बीजेपी के नेता भी नहीं बता सकते, क्योंकि जिस तरह के उनके विज्ञापन आ रहे हैं, जिस तरह के उनके भाषण आ रहे हैं, ये पिछले 2014 और 19 के भाषणों से बिल्कुल अलग है। एकदम कटे हुए हैं वो। सिर्फ उनके मन में एक ही बात है कि मैं वापस आ रहा हूं, मैं वापस आऊंगा, मुझे वापस आना ही है, कोई नहीं रोक सकता। ये भावना बहुत खतरनाक है, अहम ब्रह्मास्मि जी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ा निर्णायक चुनाव है, और जनता इसको समझ रही है, और जनता इसका जवाब देगी। जी।
बिल्कुल बिल्कुल, जनता समझ रही है, जनता जवाब देगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ज्वाइंट पीसी, और उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साफ साफ बता दिया कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है, चुनाव की तैयारियां क्या हैं, रणनीतियां क्या हैं, और कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसकी हवा पूरे देश में फैल रही है, क्यों राहुल गांधी वायनाड गए, ये तमाम सवालों के जवाब भी पूछे राहुल गांधी ने दिए। अखिलेश यादव ने पीडीए और G20 में से 20 में से 2 सिर्फ हैं और 0 बाकी सब 0 हैं, ये बता दिया। और इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर गरीबी हटाओ से लेकर तमाम सारे सवाल पूछे गए, जैसे तंज कसे जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। उन सारे सवालों का बहुत ही सधे हुए अंदाज में राहुल गांधी ने आज जवाब दिया है। और यहां से दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की हवा जो है वो इंडिया गठबंधन अपनी तरफ करने की कोशिश में, भरपूर कोशिश में लगा हुआ है। और अखिलेश यादव पूरा जोर उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं। आज प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में ही हैं और राहुल गांधी कर्नाटक में हैं, लेकिन बहुत जल्दी अब राहुल गांधी का फोकस भी उत्तर प्रदेश में होने वाला है। और कई सारी ज्वाइंट रैलियां आप देखेंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी की। तो अभी के लिए बस इतना ही, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं शकील अख्तर जी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी से थोड़ी देर बाद सीधे हम आपको ले चलेंगे सहारनपुर, जहां से हमारी सहयोगी बुशरा खानम जुड़ेंगी। और वहां सहारनपुर में अभी से थोड़ी देर बाद प्रियंका गांधी का रोड शो है। उस रोड शो के पूरे कवरेज को आप लाइव देखेंगे हमारी सहयोगी बुशरा खानम के साथ, सीधे सहारनपुर से। आप जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग कोनों में अभी हमारी कई सारी टीमें मौजूद हैं, और जहां जो भी आ रहा है, जहां से जो भी हो रहा है, चुनावी गतिविधियां जो चल रही हैं, उस पर हम लाइव कवरेज आप तक दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद आप सीधे देखेंगे सहारनपुर से लाइव बुशरा खानम के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, और थोड़ी देर बाद फिर मैं भी मौजूद रहूंगा आपके साथ। नमस्कार।